रात का दूसरा पहर ढलने को भी तैयार था और माया देवी करवटें बदल रही थी। माया देवी, जिसकी उम्र 45 साल है, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसकी देह पुरुष सुख पाने के लिए तड़प रही थी। तभी दोस्तों क्या होता है, वह फ़ोन निकालती है और फ़ोन पर एक नंबर डायल कर देती है और नंबर मिलाकर बोलती है, क्या अनिल, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे दिन देखने के लिए ही प्रेम संबंध बनाए थे। अब दूसरी तरफ से अनिल बोलता है, क्या हुआ? तो यह बोलती है कि तुम जानते हो मेरा पति तो फौज में रहता है, उसे तो मेरी चिंता है ही नहीं और वह महीनों महीनों तक आता नहीं है। और तुम जब से ट्रक चलाने लगे हो तब से तुम भी 15-15, 16-16 दिन के लिए यहाँ से निकल जाते हो। या तो तुम मेरे साथ कोई बंदोबस्त करो या तुम यहाँ पर आ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं खुद अपने आप बंदोबस्त कर लूँगी। यह बात सुनकर के जो उसका प्रेमी अनिल था एकदम से बोलता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना और देखता हूँ। पहले तो वह समझाता है कि देखो मैं आ जाऊँगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन की बात है, लेकिन वह नहीं मानती है। वह कहती है कि मुझे तो अभी चाहिए। अब जो अनिल होता है वह कहता है कि ठीक है, तुम मत करना कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सतीश और उसको मैं तुम्हारे पास भेज देता हूँ। अब तो यह कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अनिल होता है अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और सतीश को सब कुछ बता देता है और अपनी प्रेमिका से ये भी कहता है कि मैं सतीश को तुम्हारी सेवा के लिए भेज रहा हूँ और तुम तैयार रहना, अंदर से कुंडी खोल कर रखना। उधर अपने दोस्त सतीश को समझा देता है कि देख यार, मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं, मेरी प्रेमिका है जिसका नाम माया देवी है, तुम जानते तो हो, फौजी की पत्नी है और तुम्हें वहाँ पर मेरी जगह पर जाना होगा। अब तो सतीश, जो कि बिल्कुल लुक्खा टाइप का आदमी था, उसको ऐसा मौका मिल रहा था, ये तो उसके लिए गोल्डन पीरियड था। सतीश तुरंत तैयार हो जाता है और दूसरे पहर में यानी कि 12 और 1 बजे के आसपास अब जो सतीश होता है वह सीधा पहुंच जाता है माया देवी के दरवाजे पर। माया देवी पहले से ही दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल कर रखे हुई थी। जैसे ही वह दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है, इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और यह सतीश घर के अंदर घुस जाता है। माया देवी को भी पता लग चुका था कि कोई ना कोई घर के अंदर आया है और वह उसको लेने के लिए दरवाजे तक जाती है और उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाती है और अंदर ले जाकर के कहती है कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगी, अगर अच्छे लगे तो तुम्हें सदा के लिए, हमेशा के लिए परमानेंट कर लूँगी, और अगर अच्छे नहीं लगे, आज रात तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो और फिर तुम भूल जाना बेटा, कोई प्रेमिका भी होती है। अब तो सतीश के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर भी था कि भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी तरह से देनी है। और उसके बाद दोस्तों उस कमरे के अंदर वो सब कुछ कुकृत्य होने लगता है जिस कुकृत्य के लिए ये सारी प्रोग्रामिंग की गई थी। और उसके बाद जब सब काम हो जाता है, सुबह तक ये सतीश नाम का लड़का अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी माइलेज देता है। तो लड़की क्या औरत थी, माया देवी 45 साल की, वह उससे खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम पास हो गए हो और अब तुम यहाँ पर आ सकते हो जब तुम्हारा मन करे तब। इतने में ही वह जो लड़का होता है वह खुश हो जाता है और फिर वहाँ से वह अपने घर चला जाता है। इसी तरह से 2-3 दिन तक लगातार सतीश उस माया देवी को सेवा देता है। और तीसरे दिन सतीश माया देवी से कहता है कि मैं एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। माया देवी बोलती है, बताओ क्या बात है। सतीश कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मिथिलेश है, बहुत सीधा लड़का है बेचारा, शादी उसकी हुई नहीं है और वह बेचारा ओवर एज हो चुका है, 30 साल उसकी उम्र हो गई, अब शादी होगी भी कहाँ। और वह भी कह रहा था मुझसे कि मुझे भी ले चल अपने साथ, मैंने उसको बता दिया था। इतने में माया देवी कहती है कि अगर वो हमारे राज को राज ही रखे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वह यहाँ से जाने के बाद हमारी इन बातों को इधर उधर गाँव में फैला देगा तो फिर उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अब तो यह जो लड़का होता है सतीश ये कहता है कि नहीं, बहुत सीधा लड़का है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। माया देवी कहती है ठीक है, अगर वो राज को राजदार बनकर सह सके तो वह मेरे पास आ सकता है। और उसकी दूसरी रात दोस्तों, अब सतीश और उसका दोस्त मिथिलेश दोनों रात को उस माया देवी के घर पर आ धमकते हैं और फिर यहाँ पर कहते हैं पूरी फिल्म बनती है, पूरी रात भर दोनों एक साथ और वह माया तीनों उस कमरे के अंदर। और फिर आज तो माया को इतना सुख मिल चुका था, जितना चरम सुख आज तक उसे ना अपने पति से मिला था ना अपने पहले प्रेमी से मिला था। अब वह बहुत खुश हो गई थी और इसी तरह से अब इस प्रोग्राम को आगे
चलाने के लिए कहती है कि तुम चुपचाप आते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं एक लफ्ज़ भी निकाल दिया और मैंने सुन लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है तो मैं तुम्हें घर के अंदर फटकने तक नहीं दूंगी। ये सारी बातें वह सब लोग समझ चुके थे और इसी तरह से इनका प्रोग्राम चलता रहता है। तकरीबन 5 साल तक ये अपनी वासना को इसी तरह से संतुष्ट करते रहते हैं और 5 साल के बाद इस महिला जिसका नाम माया देवी है, इसका पति होता है, वह रिटायर होकर के घर पर आकर रहने लगता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक नई कथा लिखी जाती है और जहाँ पर एक निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। बड़ा ही खौफनाक यह वाक़या हुआ है दोस्तों, शायद इसके बराबर बड़ा खौफनाक वाक़या कोई नहीं होगा। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे क्या हुआ था और क्या हो सकता था इस कहानी के अंदर, क्या बच सकता था, क्या नहीं बच सकता था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंदर बहादुरपुर गांव पड़ता है। बहादुरपुर गांव की कुछ महिलाएं बकरियां चरा करके जंगल से वापस लौट रही थी। जैसे वह आ रही थी तो खेतों में एक सुनसान जगह पर पॉलीथीन पड़ी हुई थी कई, और बड़ी बड़ी पॉलीथीन थी, काले रंग की थी। वह उन पॉलीथीन को देखती हैं तो सोचती हैं शायद कुछ सामान पड़ा हुआ है, और फिर वह उन पॉलीथीन को देखती हैं खोल करके तो उन पॉलीथीन्स के अंदर मानव अंग कटे हुए पड़े थे। अब इसको देख करके बकरियां चराने वाली जो महिलाएं थी डर जाती हैं, कपकपाने लगती हैं और भाग करके वे गांव वालों को बुला लाती हैं। गांव वाले देखते हैं नज़ारा तो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस भी देखकर हैरान रह जाती है कि किसी ने कितनी निर्दयता से किसी इंसान की हत्या की होगी और इस तरह से उसके बोटी बोटी टुकड़े करके इन पॉलीथीन्स में डाल करके इधर उधर फेंक दिए हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस आती है, सारे टुकड़ों को उठाती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब उन पॉलीथीन के अंदर ना तो धड़ था उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति था या औरत थी या पुरुष था, और ना ही उसका सर था। अब पुलिस के सामने चेतावनी थी कि आखिर किस तरह से इस लाश के बारे में पता लगाया जाए कि आखिर यह कौन है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस थानों में पता करने लगती है कि किसी थाने में किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हो। तो पता करते करते अब सिकंदराबाद थाने में माया देवी नाम की एक औरत ने अपने पति देवेंद्र कुमार की गुमशुदगी की FIR लिखवाई थी। माया देवी वही है दोस्तों जो आधे पहर में, रात के दूसरे पहर में करवटें बदल रही थी, जिसके 3 प्रेमी थे, और उसका पति देवेंद्र कुमार जो उसका पति फौजी था, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इसने दर्ज करवाई थी। और वह बोली थी, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि वह कहाँ गया था तो वह बोली थी कि वह बक्सर के रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी को लेने के लिए गए थे और उसके बाद वह वापस ही नहीं लौटे। अब यह बात पुलिस को जब पता लगती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटती है। पुलिस बक्सर रेलवे स्टेशन पर लगे हुए CCTV कैमरों को खंगालती है तो वहाँ पर उसका कोई सबूत नहीं मिलता है, वह गया ही नहीं था वहाँ पर। उसके बाद जो पुलिस होती है अब इसके पति की फ़ोन की कॉल लोकेशन या जो लोकेशन होती है उसको खंगालती है, तो यहाँ पर ना तो इसके पास इसकी बेटी का फ़ोन आया था, ना ही इसकी लोकेशन घर से बाहर कहीं गई थी, यानी कि इसका फ़ोन घर के अंदर ही था। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और घर के सदस्यों से ही पुलिस पूछताछ करने लगती है। इसकी एक छोटी बेटी होती है, उससे पुलिस जब पूछताछ कर रही होती है तो उसने कोई ऐसा क्लू दे दिया था पुलिस को। फिर पुलिस एकदम से जो घर की मालकिन माया देवी होती है उसको गिरफ्तार करती है और उसको उठाकर थाने ले जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे राज खुलते हैं दोस्तों जिनको सुनने पर भी ऐसा लगता है कि क्या एक औरत ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर वह सारा राज खोलती है, वह बताती है उसका नाम माया देवी है, उसकी उम्र 45 साल है, पति का नाम देवेंद्र कुमार है जिनकी उम्र 55 साल है, जो कि 10 साल उससे बड़े हैं, और उनके अंदर वो ताकत अब नहीं थी, ये बात वह बताती है। वह बताती है कि जो उसके पति देवेंद्र कुमार हैं वह फौज में BRO में नौकरी करते हैं। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर नौकरी करते हैं। इनकी 3 बेटियां हैं, एक दत्तक पुत्र है, यानी कि एक बेटा, जो बेटियां थी 3 उनके बाद बेटा पैदा नहीं हुआ था तो एक बेटे को गोद ले लिया था इन्होंने। अब एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक बेटी नोएडा में पढ़ाई करती है
बच्चे बड़े हैं काफ़ी, और जो बेटा है वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है। इस तरह से इनका भरा पूरा परिवार है, सभी बच्चे अलग अलग हैं, और ये पति पत्नी घर में रहते हैं, और पति भी अब फौज में रहा करता है, 2-2 महीने तक वह छुट्टी नहीं आया करता है। तो घर के अंदर अकेली माया देवी ही रहा करती है, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी। अब पति फौज में रहता है तो अब माया देवी को अकेलापन काटता है, क्योंकि वासना तो बुढ़ापे तक साथ नहीं छोड़ती है। माया देवी अकेलापन को सहन नहीं कर पाती है, और फिर दोस्तों गांव के ही एक लड़के अनिल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, और उसको ये अपने घर पर बुलाने लगती है। वह रोज़ रात को इसके घर पर ही पति की तरह सोया करता और सुबह 5 बजे उठ करके अपने घर चला जाया करता। गांव में अड़ोसी पड़ोसियों को किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अनिल दिन में नहीं आता था, क्योंकि उसको पता था दिन में आऊँगा कोई देखेगा, बदनामी होगी, गांव का मामला है, फिर यहाँ पर जिया नहीं जाएगा। तो रात को ही अपना प्रोग्राम सेट किया करते ये लोग, तो रात को किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मामला चल रहा था धीरे धीरे। अनिल जो कि गरीब घर का ही था, ज़्यादा अमीर नहीं था, उसने ट्रक ड्राइविंग सीख ली, और ट्रक ड्राइविंग सीखने के बाद उसको नौकरी मिल जाती है किसी के ट्रक पर ड्राइवरी करने की। और दोस्तों आपको पता है ट्रक की ड्राइवरी तो बहुत ही टफ होती है, कई बार 15-15 दिन में वापस आते हैं, कई बार 10 दिन में, कई बार महीने महीने में वापस आते हैं। तो अब अनिल भी ट्रक पर जाने लगता है और कई कई दिनों में वापस आता है। अब यहाँ पर जो माया देवी होती है वह तो परेशान, वह सोचती है कि ऐसे तो मेरा पति कई कई दिन के लिए गायब रहता है, और अब मेरा प्रेमी भी इस तरह से दूर गायब रहने लगता है। तो जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, एक रात माया देवी अपने प्रेमी अनिल के पास फ़ोन करती है और कहती है, मैंने इस तरह से अकेलापन झेलने के लिए तुम्हारे साथ प्रेम संबंध नहीं बनाए थे, अब मेरे साथ जो हो रहा है मुझे ही पता है, मुझे संग चाहिए तुम्हारा, या तो तुम आ जाओ या फिर कुछ करो, वरना मैं अपने आप कुछ कर लूँगी। तो अनिल कहता है कि तुम अपने आप मत करना, मैं अपने दोस्त को तुम्हारी सेवा में भेज देता हूँ। तो वह अपने दोस्त सतीश को भेज देता है। सतीश पूरी रात भर वहाँ पर मज़े लेता है, 2-3 रात तक, और फिर सतीश अपने एक गहरे मित्र मिथिलेश को वहाँ पर ले आता है। और अब तो इसके मज़े ही मज़े थे, अब तो इसको टेंशन ही नहीं थी शारीरिक सुख की। इस तरह से काम यहाँ पर चला हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब आता है 2023। सन 2023 में जो पति होता है माया देवी का, देवेंद्र कुमार, वह रिटायर होकर के घर पर आ जाता है और घर आकर के रहने लगता है। घर पर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। बच्चे अभी भी पढ़ रहे थे, एक बेटी की शादी हो चुकी थी। तो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों अब उल्टा पुल्टा होने लगता है, क्योंकि जो माया देवी थी उसको तो वासना का शौक था, लोगों के साथ मौज मस्ती रात भर किया करती थी, लेकिन अब तो मानो जैसे ताला सा लग गया हो। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो माया की तरफ यह उसका पति देख देख करके उसके सारे चाल चलन को समझ जाता है कि मामला मुझसे पीछे यहाँ पर गड़बड़ रहा है। यह लोगों लड़कों के साथ मौज मस्ती किया करती है, क्योंकि उसके फ़ोन वगैरह को देखता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वह चुपके से बुला रही होती है, वह आते नहीं है डर के मारे। इस तरह का मामला यहाँ पर अब पति को पता लग जाता है। और एक दिन की बात होती है, पति जानबूझ करके शहर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, अपने दोस्त के यहाँ पर रुकूंगा और आराम से रहना, खाना तुम बना लेना, तुम खा लेना। लेकिन यह उसकी प्लानिंग थी। वह जैसे ही चला जाता है तो इस माया देवी को पता लगता है कि आज तो बस पूरी हवस है उसको मिटा लेती हूँ। अपने प्रेमियों को बुला लिया जाता है और वहाँ पर पूरा खेल चल रहा था। वहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम चल रहा था उस रात, और उसके बाद पति तो मतलब अपने चाल पट्टी से खेल रहा था, वो गया ही नहीं था कहीं, वो गांव में बाहर था खेतों पर। और रात को 11 बजे वो अपने घर पर आ जाता है और चुपके से घर के अंदर घुसता है, जिससे कि पूरा नज़ारा देख पाए। और जैसे ही चुपके से घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर तो साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा था और बहुत बुरा माहौल था। सभी लोगों ने अपने अपने लंगोट खोले हुए थे, और जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचता है तो गर्म हो जाता है बिल्कुल, और आपे से बाहर होकर गाली गलौज करने लगता है। अब तो वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसको सब कुछ पता लग चुका था, सब अपनी आंखों से देख चुका था, लेकिन ये बहुत गनीमत रही, इसकी जान बच गई। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं कपड़े उठा करके। अब तो यहाँ पर दोस्तों यह पति इसके ऊपर बंदिश लगाने लगता है, अब इसको कहीं जाने नहीं देता, कोई घर में आ नहीं सकता। तो अब जो माया देवी होती है बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है फिर से। पति के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो उसको संतुष्ट कर पाए, उसके बस का नहीं था, बेचारा 55 साल का हो चुका था, तो उम्र भी का भी कोई सिस्टम होता है। अब माया देवी अपने प्रेमी
अनिल से कहती है कि देखो मेरी ज़िंदगी हो गई है जहन्नुम, अगर मुझे पाना है तो मेरे पति को रास्ते से हटा दो, अगर पति को मेरे को रास्ते से नहीं हटा सकते तो मुझे भूल जाओ। अब ये एक शर्त रखती गई थी इन प्रेमियों के सामने, तो ये फिर प्लानिंग बनाते हैं और सोचते हैं कि इसके पति को रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद ये हमारी और हम इसके भोगेंगे। तो दोस्तों अब ये सारे लोग प्लानिंग कर दी जाती है और फिर रात के समय में 9 मई 2025 को तीनों लोग घर के अंदर घुसते हैं। अंदर से माया चुपके से कुंडी खोलती है। तीनों लोग जैसे घर के अंदर आते हैं तो ये 3 और एक माया 4 हो जाते हैं और सोते हुए अपने पति देवेंद्र की वह हत्या करवा देती है। फिर उसके बाद ये सारे लोग उसके शरीर के टुकड़े करते हैं, सबको पॉलीथीन में रखते हैं। जो धड़ होता है उसको अलग कर लिया जाता है, धड़ को कुएं में डाल दिया जाता है गांव के बाहर, और जो सर होता है उसको घाघरा नदी में फेंक दिया जाता है। और बाकी के जो हाथ पैर के टुकड़े थे उनको यह नज़र बचा करके इधर उधर सड़कों के किनारे फेंक देते हैं कि कोई जंगली जानवर रात को उठा ले जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस को सारा मामला पता लग चुका था, तो तीनों लड़कों को और माया देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यह मामला खुला था। अब यह मामला सोच कर देखिए कितना भयानक यह मामला था। आपने केस के बारे में जाना होगा, जो मुस्कान वाला मामला था। अब आप कंपेयर करिए मुस्कान वाले मामले से भी ये कितना खतरनाक मामला था, हवस के मामले में और हत्या के मामले में। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जब पत्नियों को अकेला छोड़ते हैं तो वो फिर कहीं और मन लगाने लगती हैं और फिर अपने पतियों को या फिर अपने रिश्तेदारों को भूल जाती हैं और फिर गलत रास्तों में उतर जाया करती हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, औरत, मिठाई और पैसा, इनको अगर आप अकेला छोड़ोगे तो इनको कोई और चट कर जाएगा और आप लोग देखते रह जाओगे, आप और हम। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को अकेला छोड़ें ही ना, सबसे मेन चीज़ तो ये है। लेकिन बिगड़ने वाला तो फिर भी बिगड़ जाता है जब उसको मौका मिलता है। लेकिन अपनी सी कोशिश की जा सकती है, अकेला ना छोड़ें तो शायद हो सकता है मन में गंदे विचार ना आए, कोई बात बनी रहे तो अच्छी ही बात है। और अगर आप अकेला छोड़ोगे तो यहाँ पर बात 80% और 70% बनना तय है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि इंसान को अकेलापन काटता है और अकेला इंसान और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बुजुर्गों ने कहा है पहले ही। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी बहुत सुंदर है जी, इससे सीख मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से। और हमारे साथ धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, विनोद शर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, और हमारे साथ सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ दोस्तों बने रहते हैं हमेशा, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से बने रहते हैं, और छगनदास खाडाबांध राजस्थान से दुर्योधन भाई लगातार बने रहते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे वीडियोज़ को इतना प्रोत्साहित करते हैं, इनको शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।